सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम सवाल करेंगे भाई। आपने देखा हीट एंड टेम्परेचर या फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो भी है, तो इस पे हमने सारे चीज़ें आपको मैंने बता दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तक, है ना बच्चों। तो चीज़ें जो बताया उस पे कुछ कुछ सवाल आ जाते हैं, तो उस सवाल को करना जरूरी है बच्चों। और सवाल आ क्या जाते हैं, ये आपके एग्जाम के ही सवाल है ना। तो जो एग्जाम आपके सवाल में आते हैं, अरे यार सॉरी, जो सवाल आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो वो तो करना जरूरी है ना भाई। वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है बच्चों। आपको वो तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया है, वो तो आपको पूरा करना ही होगा भाई। समझ रहे हैं ना। तो ये सब एग्जाम में आपके सवाल आ गए, इससे आप हट नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम सवाल अलग करेंगे, तो अलग करिएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जो एक्चुअल आपके एग्जाम में ही आएगा, जो आप पेपर देने जाएंगे वहाँ यही आएगा, यही नहीं आएगा, मतलब इसी टाइप का आएगा। पीआईक्यूज करने का यही ज़रूरत होती है कि कैसा आपका पैटर्न है एग्ज़ाम में सवाल कैसे आते हैं, उस लेवल तक का आपका तैयारी है कि नहीं बच्चों। इस टाइप से हमें पता चलता है। अगर उस लेवल तक का तैयारी है तो आपसे हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए करते हैं बच्चों, बताते हैं आपको हम क्या बताते हैं भाई। मेटालिक स्फीयर जो कि कूल करता है 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, 300 सेकंड लगता है बच्चों उसको जाने में, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, जेईई मेन 2020 का है। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दिया हुआ है, सॉरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब है ना सराउंडिंग टेम्परेचर, स्फीयर का टेम्परेचर अगले 5 मिनट में क्या होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट 5 मिनट, है ना बच्चों, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है नेक्स्ट 5 मिनट विल बी क्लोज टू। देखिए बहुत सिंपल सी सवाल हो गया ये। ऐसा सवाल मैंने कल भी कराया था आपको। क्या इसमें बोला जाता है कि अगर कोई 50 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जेक्ट है और वो 40 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है 300 सेकंड में, 300 सेकंड में यहाँ पे चला जाता है। समझिएगा, सवाल को पढ़ने आना चाहिए भाई, क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी की वजह से भी गलत हो जाता है सवाल, है ना। अंग्रेजी नहीं आएगा तो गलत हो जाएगी। इफ़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आपको टी एटमॉस्फेरिक दे दिया है, टी सराउंडिंग हम लोग बोलते थे, है कि नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। देन स्फीयर ऑफ द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट, तो यहाँ से नेक्स्ट 5 मिनट अगर आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा इसका टेम्परेचर, यही तो बोल रहा है। यहाँ से नेक्स्ट 5 मिनट में, तो 5 मिनट का सेकंड में बदल देते हैं क्योंकि सेकंड में ही है, तो सेकंड में बदलेंगे तो 5 छक्तीस 300 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो अगले 300 सेकंड में टेम्परेचर क्या होगा भाई, नहीं पता है। सिंपल है भाई, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं भाई। आपको पता ही होगा बच्चों कि जो चेंज इन टेम्परेचर डी टी अपॉन डी टी जो होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर उतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, 10 का ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे लगाया जा सकता है क्योंकि बहुत क्लोज है, ठीक है। डी टी बाई डी टी जो होता था आपके पास, वो होता था के टाइम्स ऑफ टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर ये चीज़ करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फिर ये नीचे चला जाएगा, ये इधर चला जाता था, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स का फंक्शन आता था, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट भी तो कर सकते हैं, हम इतना झंझट में क्यों पड़े। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते थे बच्चों, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी अपॉन चेंज इन टाइम, तो टी ही होता था, इक्वल टू के टाइम्स कर देते थे, और यहाँ पे एवरेज ले लेते थे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2, कैसे लेते थे यार, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ऐसे ही तो करते थे यार भाई, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, कल ही तो बताया था मैंने। यहाँ से कर लीजिए भाई, यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। देखिए पहले इसके लिए लिख लेते हैं। पहले देखिए 50 से 40 जा रहा है, ठीक है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है बच्चों, चेंज बताना है, प्लस माइनस, ठीक है। हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, नेगेटिव लेते थे तो 40 माइनस 50 करेंगे तो नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव ले रहे हैं तो 50 में से 40 कर दीजिए, है ना, बस चेंज लेना है। तो चेंज करेंगे तो 10 का हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 300, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, एवरेज लेना है, सम करेंगे 90/2 45 हो जाएगा, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो कि 20 आपको दे रखा था, कितना आएगा भाई 1/30 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 25। चलिए ठीक है। दूसरा में कितना आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 40 माइनस टी डिवाइडेड बाई 300 सेकेंड इक्वल टू के टाइम्स, के का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। के का वैल्यू 1/30 × 25 आ जाएगा,
बट लिखेंगे आगे लिखेंगे इसके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, एवरेज टेम्परेचर T + 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो कि 20 है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देना तो K इंटू, हमको तो दिख गया, आपको दिखा कि नहीं, इस एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 40 कट जाएगा, तो T/2 ही आ जाएगा भाई, T/2 ही आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 40 माइनस T डिवाइडेड बाई 300 आ जाएगा। K का वैल्यू रख दे, क्या रख देते हैं, K का वैल्यू कितना था, 1/25 गुने 30 है ना, 25 गुने 30, तो 30 से तो कट जाएगा 10 बार में, 25 से 5 बार में, 2 बार में। ठीक है। और 2 से फिर ये भी कट जाएगा। ओ ये तो हो गया हो गया हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, हो जाएगा। ये 5 से इधर गुना कर देंगे ना, तो 25 चौका अभी 4×5 = 20, 200 माइनस 5T बराबर T, तो 200 बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, T बराबर 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो लगभग 33 हो जाएगा ना बच्चों। 33 या 99 होता है, तो लगभग 33 के आसपास। तो आंसर आपको ए दिख गया, ये आंसर आपके पास हो गया भाई। देख रहे हैं, आसानी से आया जा सकता है, मैं बताने में टाइम ले रहा हूँ, बट आपको चीज़ें डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली इसका यूज कीजिए, फार्मूला पुट कीजिए दोनों केस में और आंसर ला दीजिए। ईजी इसको बोलते हैं। चलिए, ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल है बच्चों। इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, इसमें यही चीज़ बोला जा रहा है ना। देखिए, जेड भाग 2015 का सवाल है, अच्छा सवाल है। इसको हम लोग कर सकते हैं। 2 स्फेरिकल स्टार्स है भाई, ए एंड बी स्टार्स है। ठीक है, ए और बी स्टार्स है जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह काम कर रहा है। ओके, ब्लैक बॉडी जो होते हैं वो अच्छा रेडिएशन को इमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, मैंने बताया था। द रेडियस ऑफ ए इज 400 टाइम्स डैट ऑफ बी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, रेडियस ऑफ ए जो है वो 400 टाइम्स है बी का। ठीक है, और बोल रहा है कि ए इमिट्स 10⁴ टाइम्स डैट ऑफ पावर इमिटेड बाई बी। ओके, दो चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। देखते हैं क्या दे रखा है भाई। आपको दे रखा है कि रेडियस ऑफ ए जो है ना बच्चों वो 400 टाइम्स है रेडियस ऑफ बी का। ठीक है भाई, ठीक है। ए इमिट्स 10⁴ टाइम्स ऑफ पावर इमिटेड बाई बी। पावर इमिटेड मतलब क्या होता है, आपको बताया था मैंने। पावर इमिटेड क्या होता है भाई, पावर इमिटेड देखिए पहले, पावर इमिटेड है ना बच्चों, या फिर पावर इमिशन हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, रेट ऑफ हीट रेडिएशन रिलीज पर यूनिट टाइम, यही तो होता है। तो इसको लिए हम dQ/dt भी लिख सकते हैं। आखिरकार पावर इमिटेड है तो ये पावर का यूनिट में क्या होता है, वाट आता है। ठीक है, और आपको पता है इसका क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही वाट बोल देते हैं। ओके, तो यही तो होता है बच्चों, dQ/dt ही तो होता था। ठीक है, रेट ऑफ हीट रेडिएशन इमिट पर यूनिट टाइम, है ना। और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है। आई थिंक बच्चों आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि पावर इमिटेड मतलब इमिसिव पावर भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमिसिव पावर जो होता है ना बच्चों, इमिसिव पावर जो होता है ना वो अलग चीज़ है, ये डिफरेंट है भाई, ये अलग चीज़ है बच्चों। ये सेम मत समझ लीजिएगा कि पावर इमिटेड और इमिसिव पावर इमिटेड दोनों सेम है, नहीं नहीं, ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो होता है वो होता है dQ/dt इंटू एरिया, मतलब कि रेट ऑफ हीट फ्लो पर सेकंड पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बोला जाता है। तो इसका जो यूनिट होता है जूल पर सेकंड इंटू एरिया, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको कि वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आ गया ना भाई, वाट ये हो जाएगा वाट और ये पर मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसका यूनिट जो होता है ना बच्चों, इसका यूनिट जो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर होता है भाई, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अलग है, वाट पर मीटर स्क्वायर और वाट अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ पावर इमिटेड बोला है, इमिसिव पावर इमिटेड नहीं बोला है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। तो चलिए बच्चों ले लेते हैं। तो आपको दे रखा है यहाँ पे dQ/dt ऑफ ए इज 10⁴ टाइम्स ई dQ/dt ऑफ बी। ठीक है, इस टाइप का दे रखा है। आपको पता होगा, एक हमने पीछे फार्मूला भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि जो dQ/dt आता है
मतलब कि शुरुआत में मैंने क्या पढ़ा था, इमिसिव पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 आ जाता था, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने देखा था। इसके बाद इमिसिव पावर का वैल्यू जो होता था वो सिग्मा टाइम्स टी के पावर 4 हो जाता था कि नहीं। और यहाँ पे इसके बाद इमिसिव पावर का वैल्यू जो होता था क्यू अपॉन टाइम इंटू एरिया होता था भाई, इक्वल टू सिग्मा इंटू टी के पावर 4। शुरुआत से मैं बता रहा हूँ बच्चों। लेकिन अगर हम छोटे चेंज के लिए देखते हैं, अगर हम ये छोटा हीट रिलीज होता है छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी के पावर 4, यही तो आता था, याद होगा आपको। तो अभी जो हमारे पास आया है डी क्यू बाई डी टी ही तो है हमारे पास, तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको लेमडा भी निकालना है। चलिए ठीक है, तो हमको डी क्यू बाई डी टी की जगह पे रख देते हैं। आपको पीछे सवाल में दे रखा है डी क्यू बाई डी टी ऑफ ए इक्वल टू 10 के पावर 4 टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई डी टी ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर हम रख दें, दोनों का रेशियो ले ले क्या, ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू तो सेम रहेगा, दोनों ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहा है। एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर ए स्क्वायर। लेकिन आर ए स्क्वायर करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं आर ए स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर ए स्क्वायर मतलब कि 400 इंटू आर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है, इंटू टी के पावर 4 मतलब टी ऑफ ए के पावर 4 हो जाएगा भाई, इक्वल टू 10 के पावर 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब आर बी का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू टी के पावर 4 हो जाएगा, टी ऑफ बी के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर किसका होता था, उसी बॉडी का तो ही होता था, उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाई सिग्मा आर बी स्क्वायर, यहाँ से आर बी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 400 का होल स्क्वायर इंटू टी ए के पावर 4 इक्वल टू 10 के पावर 4 टाइम्स ऑफ टी बी के पावर 4। हम लोग टी ए के पावर 4 डिवाइडेड बाई टी बी के पावर 4 का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये तो कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1/16। तो यहाँ पे हम लोग टी ए अपॉन टी बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो 1/2 आ जाएगा। हाँ 1/2 है तो आ जाएगा बच्चों, 1/2 ही आ जाएगा। अब हमको 1/2 आ गया, लेकिन हमको लेमडा ए अपॉन लेमडा भी चाहिए, ठीक है। तो आपको स्टीफेंस लॉ वेन्स लॉ में क्या बताया था, वेन्स लॉ में ऐसा ही तो बताया था बच्चों। वेन्स लॉ क्या बताता था, लेमडा इंटू टेम्परेचर का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट आता था, जो कांस्टेंट का वैल्यू होता था 2.89 इंटू 10⁻³ होता था, है ना बच्चों, मीटर केल्विन में होता था, ठीक है। जो भी होता था कांस्टेंट होता था, मतलब कि लेमडा इंटू टी का वैल्यू बी होता था जो कि कांस्टेंट होता था। तो यहाँ पे कर सकते हैं ना, टी ए इंटू लेमडा ऑफ ए कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाई टी बी अपॉन लेमडा ऑफ बी का वैल्यू ओवरऑल कितना होगा, कांस्टेंट ही तो होगा भाई जो भी होगा ये तो कांस्टेंट ही होगा। और रेशियो ले लिए हैं, चलिए भाई ठीक है। तो हमको लेमडा ए अपॉन लेमडा भी निकालना है, तो यहाँ पे टी बी और टी ए नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेमडा ए अपॉन लेमडा बी का वैल्यू जो होगा इधर आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी में देख सकते हैं, या फिर इक्वल टू ही लिख दीजिए, टी बी अपॉन टी ए हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 आंसर हो जाएगा भाई, देख सकते हैं 2 आंसर हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे ये गलती नहीं करना है भाई, बच्चों कभी कभी यही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आप ले लेंगे तो गलत हो जाएगा ना भाई। इमिसिव पावर अलग है, पावर इमिटेड अलग है, ठीक है। छोटी बात है, बट हो सकता है कोई बच्चे गलत कर दिए हों, मुझे लगता नहीं है कोई गलत किया होगा, लेकिन कोई कर दिए हो तो ध्यान से देख लीजिएगा। पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट द टेम्परेचर थीटा देन अलाउड टू कूल एट द रूम टेम्परेचर थीटा नॉट, ठीक है भाई, मतलब रूम टेम्परेचर लगता है कि दे रखा है थीटा नॉट, द ग्राफ बिटवीन द टी एंड द मेटल, ठीक है ठीक है। जो मेटल का टी है और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ सब लोग को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हम लोग को जब सोल्व करते करते हमारे पास एक डी टी बाई डी टी का टर्म आया था,
जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका वैल्यू जो प्रोपोर्शनलिटी आ रहा था वो डेल्टा टी के बराबर आ रहा था। तो हम लोग फिर बोल देते थे कि डी टी अपॉन डी टी का वैल्यू जो होगा वो मान लेते के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बोल देते थे। और डेल्टा टी यहाँ पे क्या होता था बच्चों, टी माइनस टी एस होता था, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी टी अपॉन डी टी का वैल्यू जो है वो के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी एस है। आपको ग्राफ किसके बीच में चाहिए बच्चों, टी और टी के बीच में। तो इधर टी है, डी टी यहाँ है, चलिए इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं। तो डी टी हो जाएगा यहाँ पे अपॉन टी माइनस टी एस का होल इंटीग्रेशन बराबर के इंटू डी टी कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल एन टी माइनस टी एस। फंक्शन देख रहे हैं ना, टी का है बच्चों टेम्परेचर का, यहाँ पे के इंटू टी हो जाएगा। सिंपल, आई थिंक क्लियर होगा भाई, आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे टी माइनस टी एस का वैल्यू जो होगा बच्चों वो हो जाएगा ई के पावर के टी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम बता सकते हैं ऐसे ही होगा। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए बताइए। हमको टी के बीच में चाहिए था, टी इक्वल टू ई के पावर के टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी एस। ठीक है, हमने कुछ गलती किया है क्या, हमने कुछ गलती किया है क्या बच्चों। हम लोग ये जो डी टी लेते थे ना वो चेंज इन टेम्परेचर लेते थे, और हम अगर ये फाइनल जो होता है ना फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लेंगे तो ऑब्वियसली बताया टी फाइनल कम होता है और टी इनिशियल ज़्यादा होता है, तो ये ओवरऑल निगेटिव आता था। तो इसके लिए एक निगेटिव का टर्म हमको लिखना पड़ेगा बच्चों, और हम उस टाइम पे भी बता रखे निगेटिव क्यों लेते थे। तो इसके लिए घबराना नहीं है निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम होता था ना, तो चेंज उसका निगेटिव आता था इस टाइप से। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। आप अगर निगेटिव नहीं लेंगे तो इधर लेना पड़ेगा आपको चेंज इन, तो यहाँ पे लेंगे तो इसके जगह पे आप यहीं पे ले लीजिए, है ना। अब ग्राफ इसके बीच में बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे आपको। ग्राफ तो बहुत विचित्र विचित्र है, आप कैसे इसको बना पाइएगा, ऐसे है ऐसे है ऐसे है। तो इसका एक तरीका है बच्चों, समझिएगा। जिस ग्राफ में देख सकते हैं अगर ग्राफ ऐसे ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब कि इन्फिनिटी तक ग्राफ जा रहा है, मतलब टी का वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो टी का वैल्यू थीटा आ रहा है, थीटा नोट आ रहा है। यहाँ पे भी देखें तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू थीटा नोट आ रहा है। इन्फिनिटी तक जाएगा तो मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका वैल्यू थीटा नोट आ रहा है। और एक्चुअली में ये जो आप टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग लिखे ना बच्चों, ये थीटा नोट ही तो है। ये जो ये लिखा है ये थीटा नोट ही है भाई है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी, तो ये लगभग जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो टी का वैल्यू कितना, थीटा नोट ही आ जाएगा। तो ये इधर तक जा रहा है तो ये थीटा नोट, मतलब कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं होगा भाई। और भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अगर ये वाला चीज़, ये इधर वाला चीज़ अगर इन्फिनिटी तक चला जाए, देखिए इधर तक जा रहा है ना, ये वाला इधर इन्फिनिटी तक, तो टी का वैल्यू जीरो तक जाएगा, टाइम का वैल्यू जीरो तक। मतलब कि क्या बच्चों, इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू अगर इन्फिनिटी तक चला जाए तो इसका ये वाला वैल्यू कहाँ तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। ओके, तो ये निगेटिव का है तो लिख देंगे 1 अपॉन ई के पावर के टी, और ये अगर जीरो तक जा रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाँ, ई के पावर 0 1 होता है तो ये पूरा 1 बन जाएगा। तो ये अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये वैल्यू और ज़्यादा सट जाएगा इधर। वैसे ही तो कुछ होगा भाई। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये टी का वैल्यू जो है टी का वैल्यू अगर इन्फिनिटी तरफ जा रहा है तो इन्फिनिटी है इधर, माइनस टी थीटा करेंगे, थीटा नोट करेंगे इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी कर देंगे। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा बच्चों, अगर इसको इन्फिनिटी तक जाना है तो ये पूरा इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन ई के पावर के टी हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये जीरो की तरफ जाना चाहिए,
ये पूरा का वैल्यू जीरो की तरफ जाना चाहिए, तभी तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये पूरा जीरो की तरफ जाना है तो इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। टी का वैल्यू मिनिमम तो इधर सट जाएगा, इधर जाते जाते देख रहे हैं इधर सट गया। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, यही ग्राफ तो हमारे पास आ रहा है भाई, यही ग्राफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐसे कर दिया ग्राफ, और यहाँ पे तो डिस्क थी टाइप का है ना बच्चों, यहाँ पे शार्प हो गया, शार्प कॉर्नर नहीं आता है, ये गलत हो गया। ये भी गलत ही हो जाएगा, यहाँ पे भी शार्प कॉर्नर, और ये ऐसे जाके इधर जाके मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा मिलेगा नहीं, ये इधर तक बढ़ता रहेगा। चीज़ें सिंपल है। कुछ बच्चे ऐसे ही बता दिए होंगे कि ई के पावर में फंक्शन है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ ही बनना चाहिए, इधर ऐसा ऐसा नहीं बनना, वैसे भी कर सकते हैं। बस समझ में आना चाहिए आपको, एग्ज़ाम में जल्दी ही करना है, ये बस मैं आपको समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देख लीजिए बच्चों, ये भी सवाल काफ़ी ठीक ही है। वेरी लार्ज प्लेट ऑफ द सेम आर सेम एरिया होना चाहिए, एरिया था यहाँ पे ना, एरिया सेम एरिया केप्ट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दे आर कंसिडर्ड एज ए आइडियल ब्लैक सरफेस एंड वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटीज़। नहीं दिया है लेकिन थर्मल कंडक्टिविटीज़ हाई है। के का वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट आर मेंशन एज द टेम्परेचर 2T और 3T। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दे रखा है कि टेम्परेचर ऑफ द मिडिल क्या होगा सेकेंड प्लेट का इन स्टडी स्टेट कंडीशन, बिल्कुल। तो 3 लार्ज प्लेट है, तीनों को पैरेलल में रख दिए, तो एक लार्ज प्लेट ऐसे होगा मान लेते हैं, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, तीनों को हम लोग रख दिए। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये 2T है, ये 3T पे है, और ये T हमको T डैश नहीं पता है, कैसे निकालेंगे भाई। ये पैरेलल में रख दिए, तो पैरेलल में तो ऐसे कर देते थे, यहाँ से टेम्परेचर जाता था Q1 हीट, और यहाँ पे Q2 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर T2 पे रहता था, इधर जाता था। यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह भी नहीं दे रखा है स्लैब का, और बोल दिया बस थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, मतलब कि उस चीज़ से तो नहीं बनेगा भाई। जब हम पैरेलल में 1/R1 = 1/R2 प्लस, क्योंकि आपको कुछ नहीं दे रखा है भाई बस एरिया सेम है उनका, लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये चीज़ तो नहीं लगेगा। R=L/K, तो 1/R1 R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3, क्योंकि इस सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है भाई, हम कैसे सॉल्व करेंगे। और तो और आपको टेम्परेचर पूछ रखा है, मतलब ऐसे नहीं बच्चों, कुछ और यहाँ पे सोचना होगा। ऐसे सोच सकते हैं, देखिए 3 प्लेट हैं, पैरेलली में रख दिए हैं और वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। 3 प्लेट रख देते हैं भाई, एक प्लेट ये हो गया, है ना बच्चों, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, ये 2 प्लेट रख दिए, और हम यहाँ पे बीच में एक और प्लेट रख दिए हैं भाई, है ना बच्चों, इस टाइप का। आपको बता दिया गया कि फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट और ये थर्ड प्लेट है, और तीनों ही अच्छा इमिट कर रहा है, ब्लैक बॉडी टाइप का है ना, कंसिडर्ड एज अ ब्लैक सरफेसेज, बिल्कुल। तो ब्लैक बॉडी है तो अच्छा हीट रेडिएट भी करेगा, अच्छा हीट एब्जॉर्ब भी करेगा भाई, तो दोनों चीज़ होता है वहाँ से। तो अगर देखा जाए तो इससे हीट ऐसे ऐसे रिलीज भी हो रहा होगा, हर तरफ हो रहा होगा, 2 सरफेस है तो दोनों तरफ, इधर इधर ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा भाई। और अगर देखा जाए तो ये भी कर रहा होगा इमिट, ये सरफेस से, ये सरफेस से, और किधर से तो हीट इमिट नहीं हो रहा होगा बच्चों। जितना अच्छा इधर इमिट कर रहा है उतना अच्छा इधर से आने वाला ये एब्जॉर्ब भी करेगा। ओके ओके, और हमें सेकंड सरफेस का निकालना है, ये है 2T टेम्परेचर और इसका है 3T टेम्परेचर, है ना। चलिए ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं हम लोग इसका टेम्परेचर हमने T डैश मान लिया। एक चीज़ आपको मैंने बताया था पहले बच्चों, आपको याद होगा तो, कि जो हमारे पास शुरुआत में क्या हमने जाना था, शुरुआत में हमको पता था कि इमिसिव पावर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर 4 था। तो इसके बाद हमने लाया था dQ/dt इंटू एरिया इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ T के पावर 4 लाया था। तो यहाँ से dQ/dt जो था रेट ऑफ हीट इमिशन वही होता है, इक्वल टू सिग्मा A इंटू T के पावर 4।
पीछे भी बताया मैंने। तो ये रेट ऑफ हीट इमिशन वही तो था कि कितना अच्छा हीट इमिट करता है, मतलब कि उसका पावर कितना है, रेडिएट करने का पावर कितना है, जितना इधर का पावर है ना, ये ऐसे ऐसे रेडिएट कर रहा है, ऐसे ऐसे ये रेडिएट कर रहा है ना, तो वो इसके बराबर आता था। तो निकाल लेते हैं हम लोग बच्चों, निकाल लेते हैं। हीट इमिट, हीट इमिशन बाई 1 एब्जॉर्ब बाई 2। जो ये वाला हीट इमिट किया ना, ये इसने ऑब्जर्व कर लिया होगा बिल्कुल, प्लस हीट इमिशन बाई 3 एब्जॉर्ब बाई 2। समझिएगा, ये दोनों चीज़ तो हो ही रहा है। इधर से निकलना, इधर वाला तो रेडिएट होकर कहीं और सराउंडिंग में चला गया होगा, इधर वाला तो इधर आ ही रहा है, तो ये दो हीट तो इसने ऑब्जर्व किया ही है, इधर ये वाला और ये वाला। अब इसने इमिट भी किया है, इसका मतलब ये जितना अंदर ये ऑब्जर्व किया होगा उतना ही ये इमिट भी किया होगा भाई। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, बराबर हीट रेडिएट्स बाई 2 फ्रॉम बोथ सरफेसेस। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा बच्चों। ये जितना इधर से ये वाला आया होगा, जितना इधर से ये जितना ऑब्जर्व किया ये दोनों तरफ से, दोनों सरफेसेस से, उतना ही ये अपने दोनों सरफेसेस से रिलीज भी किया होगा। वो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि हीट इमिशन बाई 1 एंड ऑब्जर्व बाई 2। तो कितना होगा हीट इमिशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है। तो सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है वो तो सबका सेम एरिया दे रखा है, इसीलिए तो दिया था सेम एरिया, एरिया इंटू टी के पावर 4। तो टी मतलब 2t के पावर 4 हो जाएगा। इस जितना इसने इस सरफेस से दिया होगा उतना इसने ऑब्जर्व कर लिया होगा, ठीक है। प्लस उसी तरीके से दूसरा ये थर्ड प्लेट को देख सकते हैं, सिग्मा ए इंटू 3t के पावर में 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये जितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया उतना ये रेडिएट भी किया होगा दोनों सरफेसेस से। तो एक सरफेस से कितना किया होगा बच्चों, सिग्मा ए इंटू इसका टी डैश के पावर 4 है, टी डैश के पावर 4 हो जाएगा, प्लस दूसरा भी सरफेस वैसा ही है सिमिलर, सिग्मा ए इंटू टी डैश के पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चीज़ें आसान हो गई, सिग्मा ए सब में से कट रहा है, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 16t के पावर 4, ये इसी पेन से लिखते हैं, 16t के पावर 4 प्लस 981t के पावर 4 इक्वल टू 2t डैश के पावर 4। कितना हो जाएगा बच्चों, 797 आ रहा है आई थिंक, 97 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1/4 इंटू टी इक्वल टू टी डैश आ गया। तो टी डैश का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, सिंपली टी डैश का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 97/2 के पावर 1/4 बट्टा में 2 है ना, तो बट्टा में 2 इसमें है, इसमें तो 4 है, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। काफ़ी आसान है यार, किया जा सकता है बच्चों, है ना, देख सकते हैं आप, ऐसे अगर सोच पाए तो कर लीजिएगा, सोचना ही बस है इसमें। एक और सवाल कर लेते हैं भाई, काफ़ी आसान सा। 2 कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ इक्वल लेंथ एंड डिफरेंट रेडियाई कनेक्टेड विद सीरीज में 2 दे रखा है, ठीक है। हीट बाथ्स दे रखा है, T1 300 केल्विन पे है, T2 का वैल्यू 100 केल्विन पे है, एज सोन, ठीक है भाई। द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ डेट ऑफ अ स्मॉलर वन। रेडियस का बच्चों जो देख सकते हैं यहाँ पे घपला हुआ है, घपला नहीं बोलते हैं जो रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर वो है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है भाई। मतलब ये छोटा वाला दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, तो इसका रेडियस स्मॉलर है, इसका 2 आ रहा है, ठीक है, इस टाइप का बोला जा रहा है। थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ मटेरियल स्मॉलर एंड लार्जर इज K1 एंड K2 दे रखा है, ठीक है, लेंथ भी दोनों का सेम है। द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द 2 सिलेंडर्स एट द स्टडी स्टेट 200 केल्विन। ये देखिए यहाँ पे ये जंक्शन का 200 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। K1/K2 पूछ लिया, कितना आसान हो गया यार, ये तो आसान हो गया, आप ही सोचिए ना बच्चों, सब कुछ तो दे दिया। आपको पता है ये दोनों सीरीज में है, तो इधर से जो करंट जाता है वही करंट इधर से जाता है, आई का वैल्यू मतलब हीट करंट या IH बोलते हैं, तो IH का वैल्यू आपको याद होगा। IH का वैल्यू क्या होता है बच्चों, हीट करंट होता है, वही dQ/dt हो जाता है, हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम।
और इसी को बोल देते हैं चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस। पता है आपको दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो पहले वाले की वजह से आई एच लिख लेते हैं, हीट करंट इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। 300 से 200 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 100 का है, 100 का डिवाइडेड बाई आर। आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, सॉरी हम गलत बोल दिए, यहाँ पे वन एल अपॉन के होता है ना, तो एल इन दोनों का सेम है, अपॉन के ए, तो के ऊपर चला जाएगा, तो के का वैल्यू कितना है बच्चों, K1 है। ए एरिया कितना है बच्चों, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया लिख देंगे पाई इंटू स्मॉलर का स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई इंटू आर स्मॉलर का स्क्वायर। चलिए अब दूसरे में करंट वही जा रहा होगा सिंपल, तो यहाँ पे भी चेंज इन डिफरेंस कितना है 100 का, अपॉन लेंथ वही है, अपॉन K2 इंटू पाई। अब आर लार्ज है ना, बिगर है, तो आर बी का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर एस का स्क्वायर इंटू 4 आ जाएगा भाई। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख लिया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, दोनों में करंट सेम ही जा रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सेम है तो डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर ये कट जाएगा, K1 इंटू पाई आर एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 इंटू पाई आर एस का स्क्वायर इंटू 4 है, तो ये भी कट गया, तो K1 बाई K2 का वैल्यू आपके पास 4 आ गया बच्चों। कितना सिंपल था बच्चों, ये K1 बाई K2 का वैल्यू 4 आ गया है ना। तो देख सकते हैं आसान भी आता है भाई, आसान है तो जल्दी से कर लेना है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल दे रखा है, जे एडवांस 2020 का सवाल है बच्चों, देख लेते हैं एक कैसा सवाल आ रखा है। कंटेनर में 1 kg का आपको वाटर दे रखा है, एंड इट इज़ एट अ सनलाइट, सनलाइट में रख दिया हमने, कोई कंटेनर में रखा हुआ और उसको सनलाइट में हमने रख दिया, तो धीरे धीरे पानी गर्म होगा, वैसे ही कुछ दिया होगा। काउज वाटर गेट्स वार्मर, बिल्कुल, देन द सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग से उसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा खुद को गर्म करने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर उस टाइम पे ज़्यादा होगा। चलिए इतना बकवास नहीं करते हैं। एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ओ भाई वाट पर मीटर स्क्वायर, कुछ दिमाग में आया। इमिसिव पावर का भी उसका जो क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, यूनिट जो था वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा था। इसका मतलब ये इमिसिव पावर ही दे रखा है भाई, यूनिट से भी समझना है, तो इमिसिव पावर ही दे रखा है ये 700 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इसका देखिए आपको बता भी रखा है कि एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और जो इसका वैल्यू होता था वो क्या होता था, एवरेज एनर्जी, तो हीट एनर्जी वही Q डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और छोटे से हीट के लिए लिखते थे तो DQ बाई DT कर देते थे, छोटे से टाइम के लिए इंटू एरिया कर देते थे। अब आ रहा समझ में कैसे कैसे ये सब चीज़ें होता था। अब आगे पढ़िए, इट इज़ एब्जॉर्ब बाई वाटर ओवर द इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया मतलब कि एरिया आपको क्रॉस सेक्शन का दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, एज्यूम द हीट लॉस फ्रॉम द वाटर टू द सराउंडिंग इज गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बिल्कुल, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द सराउंडिंग, डिफरेंस इन टेम्परेचर वाटर का मतलब कि ऑब्जेक्ट का माइनस सराउंडिंग का, ये पूछा है। इसको हम लोग डेल्टा टी के टी से भी रिप्रेजेंट करते थे पीछे, आपको याद होगा। तो हमको डेल्टा टी निकालना है भाई। आपको कुछ कुछ चीज़ें दे रखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप कि इफेक्ट ऑफ कंटेनर निगलेक्ट करना है, मतलब हो है ना, सिर्फ यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है, ये चीज़ बताना चाह रहा है कि कंटेनर भी खुद हीट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई, वहाँ पे फिर कंडक्शन भी होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि कांस्टेंट लेना है फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है। ओके, ये किसका वैल्यू दे रखा है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। अगर आपको याद होगा तो हम लोग के लेते थे ना एक, मैं बताता हूँ आगे। और हीट कैपेसिटी भी दे रखा है। चलिए सब कुछ दे रखा है, आपको करना है ये सब। मैंने पीछे क्या बताया बच्चों कि जो इमिसिव पावर था वो आपके पास आ रहा था, क्या आ रहा था, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 हो जाता था। तो यहाँ से हम लोग चीज़ें निकालते थे, कैसे निकालते थे, DQ बाई DT कर देते थे। तो यहाँ से क्या आता था हमारे पास, सिग्मा A इंटू टी के पावर 4 आता था। याद होगा बच्चों, आपको याद तो होगा ही। और हीट कैपेसिटी भी दे रखा है वाटर का, तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या होता था, Q बराबर MC डेल्टा T होता था, डेल्टा Q का वैल्यू। यहाँ से फिर हम लोग निकालते थे, तो यहाँ पे DQ बोल देते थे इक्वल टू MC DT हो जाता था। तो दोनों तरफ अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना टाइम में कितना हीट रिलीज़ होता है या ऑब्जर्व होता है।
हीट रेडिएशन। तो ये चीज़ आ गया था, तो इसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते थे, ये पूरा का, है ना, ऐसे होता था भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना होगा। आपको जो दे रखा है इमिसिव पावर, वो दे रखा है आपको 700 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम डी क्यू बाई डी टी नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 गुने एरिया, तो ये 700 हो जाएगा इंटू एरिया का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.05 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 35 वाट हो जाएगा, क्योंकि एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, सिंपल ही तो है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, है ना, आपके पास आ जाएगा, इतना पावर आ गया, डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू आ गया। ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे पुट कर देते थे, क्या होता था, इसका पुट करेंगे तो एम सी डी टी बाई डी टी कर देते थे इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी के पावर 4। यहाँ से आप देख सकते हैं डी टी अपॉन नीचे टी के पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम सी आ रहा है, ठीक है, इंटू डी टी आ रहा है। ओके 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 ओके। तो इसके आगे फिर हमको क्या निकालना था, वो जो चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था। तो ऐसे नहीं करते हैं, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डी टी था ना, और यहाँ पे टी के पावर 4 था, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम लोग क्या करते थे, ये जो होता था ना, इसको सराउंडिंग से कंपेयर करते थे, तो हमारे पास कितना आता था नहीं लिखते थे यार, भूल गए आप बच्चों लग रहा है, टी माइनस टी एस लिखते थे, तो यहाँ पे लिखते थे टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। तो यहाँ से क्या आता था, आपको याद होगा कि ये कितना था, टेम्परेचर टी एस प्लस डेल्टा टी के बराबर आता था। फिर इसको पावर 4 करते थे, फिर यहाँ पे माइनस टी एस के पावर 4 करते थे। तो इस टाइप से हम लोग करते थे यार, हम लोग किए हैं ये चीज़ बच्चों, इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए हमने किया है। तो करते थे, तो डी टी बाई डी टी का जो वैल्यू आता था, वो आता था सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम सी, यहाँ पे ई भी लिख देते थे, इमिसिविटी, इंटू यहाँ पे आता था 4 इंटू टी एस सराउंडिंग के पावर 3 इंटू डेल्टा टी आता था, मेरे को याद है। आप करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। और ये चीज़ बच्चों एग्जाम में आप कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं हो ना, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोला है इसने कि वही लेकर ही बनाना है। देखिए, गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो यहाँ पे हम लोग जो ये टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं ना, ये वाली, ये बहुत छोटा होता है, तो डेल्टा टी आता है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डी टी बाई डी टी का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, बहुत सिंपल हो जाएगा, सिग्मा ई ए 4 इंटू टी एस के पावर 3 डिवाइडेड बाई एम सी, ये पूरा आता था इंटू डेल्टा टी आता था। और बच्चे डायरेक्ट भी कर लिए होंगे सवाल, मेरे को लगता है, क्योंकि डी टी बाई डी टी का जो वैल्यू होता था यहाँ पे, वो आता था के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी आता था। और डेल्टा टी क्या है, यही तो सराउंडिंग बॉडी और सराउंडिंग का डिफरेंस है। और के का वैल्यू आपको दे रखा है, के का वैल्यू देखिए 10 के पावर -3 सेकेंड -1, है ना। तो ये कितना आ गया है बच्चों, देख लीजिए, डी टी बाई डी टी का वैल्यू कितना है, डी टी बाई डी टी का वैल्यू कितना है, किधर गया, मैंने ये डी क्यू बाई डी टी निकाला था, ठीक है। तो डी टी बाई डी टी कितना होगा, कुछ गलती हो रहा है क्या, एम सी कर देंगे ना, डी क्यू बाई डी टी का जो हमने वैल्यू निकाला, देखिए यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी कितना है 35, नीचे में एम सी कर देंगे इक्वल टू डी टी बाई डी टी आ जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं 35 डिवाइडेड बाई एम सी का वैल्यू कितना है, मास है 1 kg, और स्पेसिफिक हीट 4200 दे रखा है, 1 kg इंटू 4200 इक्वल टू के का वैल्यू 10 के पावर -3 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी हम लोग निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 35 पे 1 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 42 इक्वल टू डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देख लीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 50/6 मतलब कि 25/3 मतलब कि 3 × 8 = 24.33।
तो डेल्टा टी का वैल्यू आपके पास 8.33 आ रहा है, तो ये सही आंसर है। P माइनस टी एस का वैल्यू 8.33। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं भाई। देखिए एडवांस का सवाल है बच्चों, तो टाइम लगेगा भाई, इतना नहीं है कि जल्दी से ही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, इसको कैसे निकालनी है, उसके बाद यहाँ पे पुट कर दिए तो इसके बाद ये आ गया हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे हमने डेल्टा टी का वैल्यू निकाल लिया। करना एक्चुअली में इतना ही है, और बच्चे आपको पता भी होगा यार, ये मैं बार बार बता दिया हूँ, डायरेक्ट आप ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। डी टी बाई डी टी क्या होता था, डी टी बाई डी टी हमने बता रखा था डायरेक्टली कि इसका डायरेक्ट यूज कीजिए, के इंटू डेल्टा टी, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं भाई, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है ये सब, है ना। मैं बस बताने के लिए किया हूँ, आपको याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए, और आपको याद होना भी चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, है ना। टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको दे रखा है, आइडेंटिकल डायमेंशन कैन बी अरेंज्ड आइदर इन कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2 एज शोन इन द फिगर। 1 ऑफ देम इज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के और दूसरा का 2 के है। टेम्परेचर डिफरेंस आपको अलॉन्ग एक्स एक्सिस दे रखा है, दे सेम फॉर बोथ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, और यहाँ का भी डेल्टा टी। 9 सेकंड लगता है ट्रांसपोर्ट करने में अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इन कॉन्फ़िगरेशन 1। यहाँ पे टाइम का वैल्यू लगता है 9 सेकंड। तो पूछ रहा है यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। ओके, और आइडेंटिकल डायमेंशन है, सबका दे रखा है, हाँ ठीक है ठीक है। और इसमें आपको बच्चों हीट जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, वो भी सेम ही दे रहा होगा। देखिए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट इनटू कोल्ड इन, और सेम अमाउंट हीट ट्रांसफ़र करना है भाई। सेम अमाउंट मतलब कि यहाँ पे भी क्यों ही ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे भी क्यों ही ट्रांसफ़र करना है। चीज़ें बहुत सिंपल हो गई ना यार, ये तो किया जा सकता है सवाल, 2013 का सवाल है जे एडवांस का। तो देखिए यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, दो दे रखा है, ये दो कंडक्टिविटी है दोनों का, तो यहाँ पे हम इनका निकाल सकते हैं कि इसका आर का वैल्यू क्या होगा, है ना बच्चों। क्योंकि हमको पता है कि रेट ऑफ हीट करंट जो फ्लो होता है आई ऑफ एच डी क्यू बाई डी टी होता है, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन आर लिख सकते हैं। और आर का वैल्यू आपको पता होगा, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो जाएगा, मतलब कि L अपॉन के इंटू एरिया सबका सेम है, प्लस L अपॉन 2K इंटू ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3L अपॉन 2KA हो जाएगा, आ गया। दूसरे केस में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग ऐसे करते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है, निकाल सकते हैं यार, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1 अपॉन एल अपॉन के होता है, तो एल अपॉन के ए कर देंगे तो 2K है इंटू ए हो जाएगा, प्लस एल अपॉन के मतलब कि के इंटू ए कर देंगे, कितना आ जाएगा 3K अपॉन एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं उल्टा करके एल अपॉन 3K, ये भी आ गया भाई, दोनों चीज़ आ गया, हमको पता चल गया। और दोनों का ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि क्यू देख रहे हैं ना, क्यू दोनों में सेम हो रहा है और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। तो dt का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना है 9 सेकेंड, इक्वल टू आर का वैल्यू लिख सकते हैं 3L अपॉन के ए, 3/2L अपॉन के ए। और दूसरा केस में कितना है, dt का वैल्यू नहीं पता है, वहाँ पर लिख सकते हैं L अपॉन 3KA। क्या लगता है आपको टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, L अपॉन के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6/3 मतलब कि 2 आंसर हो गया। तो टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड, कितना आसानी से आ गया है ना बच्चों, 2 सेकेंड आंसर हो गया। देख सकते हैं आसान भी सवाल आता है भाई, इतना आसान सा सवाल आ गया है। यहाँ पे भी एक सवाल है बच्चों जो कि आसानी है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लार्ज इवैक्यूएटेड होलो स्फेरिकल कंटेनर। ठीक है, कोई होलो स्फेरिकल जो है स्फेरिकल कंटेनर है, उसमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रख दिया गया है। अब कैसे रखा है पता नहीं, बस रख दिया गया है। एज्यूम द कंटेनर मेंशन एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा इस कंटेनर का टेम्परेचर दे रखा है, सराउंडिंग का तो नहीं है, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, अंदर वाला ऑब्जेक्ट का टी इक्वल टू 0 पे जो है वो 200 केल्विन पे है, अंदर वाला ऑब्जेक्ट।
द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन T1 टेम्परेचर, टाइम T1 जब बीत गया, कुछ टाइम बीत गया तो ये धीरे धीरे ठंडा ही तो हो रहा होगा, तो 100 केल्विन पे आ गया, और 50 पे आ गया जब टाइम T2 आ गया। ओके, जब टाइम का वैल्यू T2 हो गया तो 50 केल्विन पे आ गया। ठीक है भाई। एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट एंड द कंटेनर आर आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी है तभी तो ये हीट रेडिएट या इमिट कर रहा होगा बच्चों, अच्छे से कर रहा होगा, मतलब ऐसा तो सब लोग करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये तो हमने बताया था, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली टेम्परेचर चेंज नहीं लेना है, इसी कारण बोल रहा है। तो रेशियो ऑफ T2/T1 क्या होगा भाई, रेशियो ऑफ T2/T1 क्या होगा ये बताइए। ओके ओके, T2/T1 का वैल्यू क्या होगा। अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा हो तो शुरुआत में टेम्परेचर जो था वो 200 था, फिर चल के वो 100 हो गया, फिर चल के वो 50 हो गया। ये T=0 पे केस था, जब टाइम कुछ T1 बीत गया तो यहाँ पे आ गया, और टाइम का कुछ T2 बीत गया तो यहाँ पे आ गया। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी आता था K टाइम्स ऑफ एवरेज टेम्परेचर T एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लेकिन बच्चों यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दे नहीं रखा है। देखते हैं करके, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाई टाइम T1 आ जाएगा इक्वल टू K टाइम्स ऑफ टी एवरेज कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS आ जाएगा। यहाँ पे 100/T1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 300 150 माइनस TS। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा टी का वैल्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा K टाइम्स टी एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कितना आ जाएगा बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस 50 का है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का वैल्यू T2 माइनस T1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एवरेज होगा 150 का 75 माइनस TS आ जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारे पास ये दे ही नहीं रखा है भाई, हमारे पास ये चीज़ दे ही नहीं रखा है, TS का वैल्यू दे ही नहीं रखा है, कैसे करे किया जाए। ये तो टेम्परेचर ऑफ कंटेनर देख रहा है, कंटेनर का। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ठीक है टेम्परेचर ऑफ कंटेनर तो शुरुआत में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बराबर ही होगा, तो वो मान लेंगे कि ठीक है भाई इतना कुछ नहीं करना है, ये 0 केल्विन है तो 0 ही मान लेते हैं, इसको भी 0 मान लेते हैं, फिर कैसे सॉल्व करें, ऐसा हम सोच सकते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा ही सोचते हैं हम लोग, कैसे जल्दी से आंसर आ जाए तो यहाँ पे कर देंगे 100/T1 बराबर K इंटू 150 हो जाएगा। यहाँ पे 50/T2 माइनस T1 इक्वल टू K इंटू 75 आ जाएगा। साफ साफ अगर हम लोग कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर T1, तो T2 इक्वल टू 2T1 बाई T2 का वैल्यू जो आ रहा है T2/T1 का सॉरी, और 2 आ रहा है, तो 2 आंसर हो जाएगा भाई, 2 आंसर हो जाएगा। क्या ये सही आंसर आया है, क्या लगता है, क्या ये सही आंसर आया है। हमने बस ऐसे ही अज्यूम करके कैलकुलेट कर दिया भाई। क्या ये सही आंसर आया है, ऐसे ये बताना बिल्कुल गलत है बच्चों कि 2 ही आएगा, क्योंकि मेरे को भी कंफर्म नहीं है कि 2 ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमने तरीका जो है गलत यूज किया है, हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर दे ही नहीं रखा है, हमने कैसे मान लिया। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात कि हमने गलती जो किया है यहीं पे कर दिया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जब भी आप यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता है। हमने बोला था मैक्सिमम 20 तक चलता है, 10 या 20 तक, 10 से तो कम ही होता है जनरली। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस भाई कितने का है, ये तो 100 केल्विन का है ये थोड़ी अप्लाई हो पाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। ये 50 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ से यहाँ, अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। तो आपने ये जो तरीका अप्लाई किया ये पूरा गलत ही है, आ रहा समझ में, पूरा गलत ही है बच्चों। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे लगाएंगे, ड्यू टू
हाई टेम्परेचर डिफरेंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए हम एग्ज़ाम में तो जल्दी जल्दी कर देते हैं भाई, ऐसे ऐसे करके कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा। होता है, गलती सबसे होती है। चलिए ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे सवाल में देखिए, अंग्रेजी में घुमा दिया जाता है। बोला जा रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन इन T1 टाइम एंड 50 केल्विन इन T2 टाइम। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि 100 से 50 हो जा रहा है, एंड का यूज किया है भाई। मतलब इस चीज़ के लिए जब जीरो टाइम पे 200 केल्विन पे था, जीरो टाइम पे जब 200 केल्विन पे था, तो ये T1 टाइम में 100 पे आ जाता है, एंड 50 पे आ जाता है T2 टाइम में। मतलब 50 पे आ जाता है, 200 से 50 पे आ रहा है भाई। ये आपको कभी नहीं बोला है कि इससे ही आ रहा है। अंग्रेजी थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे दिक्कत करेगा। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन T1 टाइम में, 200 से T1 पे आ गया, 0 से T1 टाइम पे आ गया, 200 केल्विन का चेंज, 200 से 100 पे। एंड मतलब ये सारा चीज़ फिर से 50 केल्विन पे आता है T2 टाइम में। इससे नहीं आ रहा है, T1 से नहीं आ रहा है, क्योंकि बोला ही नहीं T1 से आ रहा है। ये फिर 200 से 50 आ रहा है T2 टाइम में भाई। समझ रहे हैं, दो दो गलतियाँ हो रही है, ये भी नहीं लेना है ना ये भी लेना है। अब जाकर सही हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे 200 केल्विन पे था, तब यहाँ पे 100 केल्विन पे आया, फिर यहाँ से ये 200 से फिर 50 केल्विन पे आया है, और इसमें जो टाइम लगा है वो T2 लगा है, इसमें टाइम लगा है T1, क्योंकि ये T=0 पे था। अब जाकर आप सही कर पाएंगे। है ना, अब जाकर सही कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। हम क्या यूज करने वाले हैं, हम कैसे इसको सोल्व करने वाले हैं वो समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ तो यूज नहीं होगा। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज नहीं होगा तो आप चुपचाप शुरुआत में आ जाइए। शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, वही इमिसिव पावर जो होता है, याद रखिएगा बच्चों, शुरुआत में आना बहुत ज़रूरी है। T⁴ होता है, फिर हम लोग dQ/dt करते हैं = सिग्मा A इंटू T⁴ आ जाता था, याद होगा आपको। ठीक है, कि मान लेते हैं dQ/dt को हम लोग dt/dt में चेंज करते थे। याद कीजिए, dt/dt में चेंज करते थे तो कितना आता था यार, ये आता था आपके पास mc का नीचे आ जाता था, सिग्मा A/mc आ जाता था। याद होगा आपको, पीछे मैंने बहुत बार बता दिया है। T⁴ आ जाएगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। चलिए भाई ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, इसको नीचे ले जाकर, इसको इधर ले जाकर हम लोग कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि dt/, ये कुछ कांस्टेंट मान लो ना भाई, ये k है, कांस्टेंट मान लो, डिवाइड बाई T⁴ आ जाएगा बच्चों, = k इंटू dt मान लेते हैं। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ना बच्चों, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या होगा करने से इंटीग्रेट, हम पहली केस में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 200 से 50 पे, सॉरी पहली केस में हम लोग जा रहे हैं 200 से 100 पे, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू जाना होगा। मतलब कि हम 200 था, वहाँ से 100 पे चले गए, कितने टाइम में, 0 से T1 टाइम में। अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे T⁻⁻4 हो जाएगा, तो +1 करेंगे तो T⁻3 डिवाइडेड बाई -3। कहाँ से कहाँ तक जाना है, 200 से 100 पे जाना है, इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों। आपको और भी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, और भी चीज़ें क्या बताना चाहता हूँ। ये जो k आता है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो ये नेगेटिव आता है, इसलिए हम एक नेगेटिव इधर लेकर चलते हैं। बार बार मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव ऑफ k इंटू dt आ जाएगा, तो t आ जाएगा, तो t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से T1 तक। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं भाई, मतलब 1/100 के पावर 3 माइनस 1/200 के पावर 3 इक्वल टू माइनस माइनस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3k T1 आ जाएगा। चलिए एक चीज़ ला दिए हम लोग यहाँ से, ये समझिए, इसके लिए हुआ है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, उसी तरीक़ा से करेंगे, dt/T⁴ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सिग्मा A/mc इंटू T⁴, सॉरी T⁴ तो हमने नीचे ला दिया, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, dt ही लिखता हूँ अभी, इंटू T⁴, तो ये होल चीज़ को हम लोग k बोल देते हैं। फिर से वही बात करना है भाई, dt/T⁴ का होल इंटीग्रेशन। अब कहाँ से जा रहे हैं, 200 केल्विन से 50 केल्विन पे जा रहे हैं भाई। नेगेटिव ऑफ k इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से हम लोग T2 टाइम पे जा रहे हैं। चीज़ें बहुत आसान हो गई, फिर से वही बात हो जाएगी। तो 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा,
3 आएगा ना, 50 के पावर 3 माइनस 1/200 के पावर 3 इक्वल टू वही 3 क्या आ जाएगा इंटू T2 आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा भाई। ये चीज़ अब हमको कैलकुलेट करना है, ये चीज़ कितना होगा और ये चीज़ कितना होगा। समझिएगा, हम लोग को क्या चाहिए, T2/T1 चाहिए ना, T2/T1 चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइडिंग कर देते हैं ना, इस ये डिवाइडेड बाई ये कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 के T2 डिवाइडेड बाई 3 के T1। तो T2 का कितना रहा था टर्म, 1/50 के पावर 3 माइनस 1/200 के पावर 3, यही था ना भाई। यहाँ पे 100/200, 1/100 के पावर 3 माइनस 1/200 के पावर में 3 था। इसको कर देते हैं, ये कट ही जाएगा, T2/T1 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। समझिएगा यहाँ पे 00 सब में कॉमन आ रहा है, बस इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 के पावर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यहाँ पे 10 के पावर 3 है, तो ऊपर नीचे 10 के पावर 3 से गुना भाग करना होगा। 10 के पावर 3 से, यहाँ पे भी 10 के पावर 3 से गुना भाग कर दिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देख लीजिए, 10 के पावर 3 सब में कॉमन हो जाएगा, 10 के पावर 6 10 के पावर 6 सब में कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर बचेगा 1000 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब 125 माइनस 1/8 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 1/8 हो जाएगा। इसको कर सकते हैं हम लोग, 25 चौका 100, 25 25 125, 25 अट्ठे 5 अट्ठे 40 होता है ना, 8 पे 40, 8 माइनस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/8, ये हो जाएगा 88 64 63 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा यहाँ पे 7/8, 8 कट जाएगा, 7 9 63, तो 9 आंसर आएगा भाई। T2/T1 का वैल्यू जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, 9 आंसर होगा भाई। देख सकते हैं आप, 2 आंसर नहीं होगा। ये जो आप यहाँ पे 2 लिख रहे थे ना बच्चों, यहाँ पे 2 कैलकुलेट करके ला रहे थे, क्योंकि शुरुआत से ही गलत कर रहे हैं। ये 2 नहीं होगा भाई, ये 2 नहीं होगा बच्चों, 9 आंसर होगा भाई इसका। ये भी जे एडवांस का सवाल था, काफ़ी अच्छा सवाल था बच्चों। ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जल्दीबाजी में हम लोग ये स्टेप कर लेते हैं, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे वैलिड होगा। नहीं वैलिड होगा तो करना क्या है, इंटीग्रेट कर देना है, एकदम शुरू से चले जाना है। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, जो भी शुरुआत में पढ़ा था उसी को हम लोग कर दिए, बस हो गया। और ये चीज़ कांस्टेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है भाई, सब कुछ बोल रखा है सवाल में। हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमें उसका वैल्यू कांस्टेंट लेके चलना है। एम भी उसका कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि मास अंदर रखा गया है, एरिया कांस्टेंट होगा, सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट ही होगा। चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, करिएगा आप खुद से भी। तो यहाँ तक आने के लिए भाई आपको मैं बहुत बड़ा वाला क्या मैं देता हूँ हमेशा, थैंक यू। और मिलेंगे आगे यार, सवाल कर लीजिएगा, और भी है आप अपने किताबों से। तब तक के लिए ओके बाय।